गेट एग्जामिनेशन हो चुका है और 2023 के एग्जामिनेशन से, उसके क्वेश्चन पैटर्न से, उसके क्वेश्चन के लेवल से हम क्या क्या चीजें आने वाले एग्जाम्स या 2024 स्पेशली के लिए क्या क्या चीजें हमको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं रिचा मैम पर। रिचा मैम, 2023 का पेपर हो चुका है, तो इसको देखते हुए आपको 2024 के बच्चों को कुछ कहना हो, कुछ नई चीज बतानी हो, तो आप क्या अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? मैं अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर बोलना चाहूंगी कि अभी जैसे पेपर हो चुका है एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2024 गाइस, कि सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक प्री कंसेप्शन रहता है, फॉर्मूला रट लो, बस एक हैंडबुक है उसी को दिन भर रिवाइज करते रहो, तो ये प्री कंसेप्ट है, इसको अब थोड़ा सा हटा दो। चीजों को कंसेप्चुअली पढ़ो, चीजों को थ्योरेटिकली भी पढ़ो, बिकॉज अब आपको पता है कि डे बाय डे एमएसक्यू पैटर्न्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये मेरा तो ये टिप रहेगा सर सबको कि पढ़ो, कंसेप्चुअली पढ़ो, थ्योरेटिकल पढ़ो, सिर्फ फॉर्मूला क्वेश्चंस को रटते मत रहो। ओके कृष्णा सर, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि कुछ छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ उनका वेटेज, फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन हो गया या स्टील हो गया या कोई भी छोटा, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको वो लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के बाद। तो आपका क्या इसमें विचार है? मेरा इसमें सजेशन ये होता है कि यार सबसे पहली चीज होती है, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, सबसे पहले उसे प्रिपेयर करो। क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप डिफिकल्ट या हाई वेटेज सब्जेक्ट को लास्ट में जब प्रिपेयर करते हो, तो उसमें आपका टाइम कम बचता है और आपकी प्रिपरेशन उसमें ज्यादा अच्छी नहीं होती है और अल्टीमेटली आपका गेट में आउटपुट अच्छा नहीं आता है। तो सबसे पहले तैयार वो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, या मैं बोलूं सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट हो। जैसे अगर मैं बोलूं एनवायरमेंट हो गया, आपके पास सॉइल हो गया, जिनके वेटेज बहुत ज्यादा आते हैं गेट एग्जाम में, मैथ्स हो गया आपका, तो इनकी वेटेज ज्यादा है, तो आप पहले इनको प्रिपेयर करो। बाकी जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन छोटे सब्जेक्ट्स को आप लास्ट में प्रिपेयर कर सकते हो और उसे आप फिर यूटिलाइज कर सकते हो अपनी एग्जामिनेशन में आउटपुट अच्छा लाने के लिए। तो ये सजेशन है सर मेरा। बिल्कुल। आते हैं जोशी सर पर। जोशी सर, क्या होता है कि बच्चा प्रिपेयर कर रहा है गेट के लिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो गेट में आने ही नहीं है, वो सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस में आने हैं। फॉर एग्जांपल सर्वे का, एस्ट्रोनॉमी का बहुत सारा पार्ट गेट में आता ही नहीं है, वो सिर्फ ईएससी में आता है। ऐसे इरिगेशन में भी जैसे आप देखेंगे स्पिलवे या बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो गेट में आने के चांस लीस्ट है, या कुछ तो ऐसे भी टॉपिक है जो सिलेबस में ही नहीं आएंगे। तो वो बच्चे को गेट एग्जाम के बाद प्रिपेयर करनी चाहिए या सबसे पहले उसको गेट का ही सिलेबस कवर करना चाहिए, उसके बाद उसको रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, या नॉन टेक हो गया, तो कैसे वो अपने 2024 की गेट की जर्नी में इन सब चीजों को डील करे? सर, जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि उन लोगों को पूरे एक सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को ही टारगेट करके चलना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, गेट अभी आपने देखा जो एग्जाम हो चुका है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद जो भी और एग्जाम होने हैं टेक्निकल, वो अगले साल होने हैं। अभी बार्क भी आएगा, अभी इसरो भी आएगा, अभी और टेक्निकल एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी, अगर आप मान लीजिए आपके पास 8 महीने मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ 6 महीने भी है ना, इसका मतलब आपके पास बहुत टाइम और उससे ज्यादा है, तो और ही अच्छा। तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग या जो भी ब्रांच में आप हो, उसके हिसाब से आपको उस पूरे सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। हाँ, अब जब एग्जाम पास आ रहा है तो उससे महीने भर पहले आपको अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है उसको डेविएट करना है उस पर्टिकुलर एग्जाम के नेचर या जॉनर के अकॉर्डिंग। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में हाइड्रोलिक मशीन आता है, सिविल में आपके गेट में ये चीज नहीं आती है, तो आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं और उसकी जगह पे कोई ऐसा छोटा सब्जेक्ट है जो गेट में आ रहा है और मार्क्स दे रहा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ओके कृष्णा सर, हमने 2023 के एग्जाम में देखा कि बच्चे अक्टूबर के बाद या नवंबर के बाद टेस्ट लगाना चालू किए थे, फुल एंड टेस्ट। अब 2024 के बच्चों को अगर हमें गाइड करना हो तो फुल एंड टेस्ट तो ठीक है, अक्टूबर के बाद वो लगा सकते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वो कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं कि बाद में ही लगाना है वो भी? जैसे आप लोग जानते होंगे यार कि टेस्ट सीरीज में एक जनरल बात रखूंगा कि टेस्ट सीरीज आज आप लो या 1 महीने बाद लो या 2 महीने बाद लो, जब भी आप लोगे उसकी एंड डेट गेट एग्जाम ही है। गेट एग्जाम के बाद वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी ले लिया है या कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी है, तो उस टेस्ट सीरीज का अगर आपको आउटपुट बहुत अच्छा चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि आपने जो सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर लिया है, जैसे मैं आपको बता दिया था कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लो और उसके टेस्ट लगाना चालू कर दो। तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा जब आप गेट एग्जाम दे रहे होगे। ओके सर। मैम, 2024 के लिए जो स्पेशली बच्चे तैयार कर रहे हैं ना, तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि एमसीक्यू के बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, बुक्स हैं,
NAT का भी चलो 2013-14 से आ रहा है तो बहुत सारे इनफ क्वेश्चन है, पर MSQ का उनके पास 2 साल के अलावा कोई बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। या हमारे कोई पेड कोर्स के बच्चे हैं तो वर्कबुक में हमारे MSQ क्वेश्चंस हैं, पर यूट्यूब की ऑडियंस जिनके पास वो वर्कबुक नहीं है तो वो कैसे करे, मतलब MSQ की प्रैक्टिस कैसे करे वो उन सब क्वेश्चंस को ले? सर उसके लिए तो पहले हमारे सेशंस देखें, क्योंकि हम लोग MSQs तो लाते रहते हैं। और उसके साथ ही MSQ पैटर्न्स सर है क्या, बेसिकली थ्योरेटिकली है। तो MSQs के लिए तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप ESC के क्वेश्चन जो हमारे गेट के साथ रिलेटेड है उनको कर लो, वो भी सफिशिएंट होते हैं। और साथ में थ्योरेटिकली चीजों को स्ट्रांग रखो, सिर्फ ऊपर से जैसे मैंने पहले भी बोला फॉर्मूला लगाओ मत, फॉर्मूला बस के साथ थोड़ा थ्योरेटिकल भी पढ़ लो। MSQ क्वेश्चंस क्योंकि जिससे आप गेट का पैटर्न देखते आ रहे हो 21, 22 और अब 23 क्वेश्चंस जो है वो थ्योरेटिकल वाले ही पूछे जा रहे हैं अगर आप वेटेज के टर्म्स में बात करो। तो इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकल चीजों को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपके ESC में आते हैं वो आपके लिए इसमें बहुत बेनिफिशियल होंगे। इसमें सर मैं एक टिप और देता हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों अगर आप नैपटेल की साइट पे जाओगे या नैपटेल के बारे में सर्च करोगे तो उसमें असाइनमेंट खोलना, आप अगर असाइनमेंट सर्च करोगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो वहां पर आपको MCQ मिलेंगे, MSQ भी मिल जाएंगे और आपको मैच द कॉलम वगैरह वाले क्वेश्चंस, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस काफी होते हैं। तो वो सोर्स आप बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिजाइन होते हैं IIT के प्रोफेसर्स के द्वारा ही, और वो IIT के बच्चों को एक असाइनमेंट के तौर पे दिया जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा आउटपुट दे सकता है, वो भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। जोशी सर टेक्निकल में क्या होता है ना कि बच्चा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ता है बुक से और फिर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पे उतरता है। हाँ जी। एप्टीट्यूड के लिए क्योंकि कोई बहुत खास ऐसी बुक नहीं है जिससे हम कॉन्सेप्ट पढ़ सकें, तो डायरेक्ट क्या बच्चा क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकता है एप्टीट्यूड पढ़ना? सर एप्टीट्यूड के लिए एप्टीट्यूड और MSQ दोनों को लेकर के एक चीज है जो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ, 2024 वाले जितने भी हैं। MSQ का जैसी नाम आता है ना, थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ जाती है स्टूडेंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फेमिलियर नहीं है उस चीज से, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी भी आया है और बहुत सारे जो है आप ट्राई करते हो उसमें टिप्स मिल जाए, ट्रिक्स मिल जाए, ये चीजें मिल जाए, वो मिल जाए, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। वो वही क्वेश्चंस हैं, तरीका भी आप कुछ कर लो, आप उसमें आप सोचो कि मैं प्रोबेबिलिटी लगा करके कुछ भी कर लूंगा और उससे आंसर आ जाएगा, वो भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट तैयार है तो MSQ क्या 5वें तरह का, 3रे तरीका, 4थे तरीका, कोई भी क्वेश्चन का टाइप आ गया आप कर लोगे। तो अब इस चीज को आप थोड़ा सा ठंडे बस्ते में रख दो या उसको आप नॉर्मलाइज कर लो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। एप्टीट्यूड का भी सेम है। एप्टीट्यूड को लेकर के सबको लगता है कि सर ये तो हमेशा फिक्स्ड है, इतने मार्क्स तो हमेशा आते ही आता है, मतलब ये कुछ बड़ी चीज है नहीं है। एप्टीट्यूड इसलिए आ रहा है क्योंकि गेट की डेफिनेशन में एप्टीट्यूड आता है। हम लोगों ने हमारे जो सेशंस अभी हुए थे सिविल से एग्जाम से पहले भी, मैकेनिकल से पहले भी 200 सवाल हमने किए थे एप्टीट्यूड के, और उसमें स्टूडेंट्स को मैंने बार बार बताया था और उन लोगों ने माना भी था इस बात को कि 200 क्वेश्चन हो गए लेकिन अभी तक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यूज किया तो कॉमन सेंस। अभी हमारे पास ये कॉमन सेंस कैसे आता है? क्योंकि हम सब इंजीनियर हैं, हम लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? तो उसके लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो डायरेक्टली जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको आप लगाना स्टार्ट करो, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको अलग से कोई भी प्रॉपर एकदम कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल सॉर्टेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो और वहीं से आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके बिल्ड होते जाएंगे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मैथ्स में भी और इसमें भी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपको कोई भी और वीडियो जो आपको परेशान दे रही हो या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो, चाहे वो टेक्निकल टॉपिक है, तो प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ये चैनल, जहां पर आपको सारे टेक्निकल गाइडेंस सब सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।